सीए फाइनल का अभी डीटी का पेपर हुआ था Jan 26 में। वो पेपर के बारे में मैं तुमको अपना रिव्यू देना चाह रहा हूँ। रिव्यू इन द सेंस कि पेपर में क्या क्या पूछा था, पेपर का लेवल कैसा था, टफ था, सिंपल था, कि ओके था, कैसा था, वो सब मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। दिस वीडियो आई एम स्पेशली मेकिंग फॉर विच स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द अपकमिंग एग्जाम। क्योंकि जब हम लोग अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने को जजमेंट होना चाहिए ना कि प्रीवियस पेपर में इंस्टीट्यूट का स्ट्रैटेजी क्या था, उन लोगों ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, एक पेपर पैटर्न का आइडिया आ जाता है, लेवल ऑफ पेपर का आइडिया आ जाता है, कौन से टॉपिक पे से ज़्यादा पूछते हैं वो जजमेंट आ जाता है। और वो जजमेंट किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? जो स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी करें। ओके, सो एस्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर May 26, September 26 और Jan 27 for the students of upcoming exam, more specially for May 26 students, this review video will be very helpful. Okay, तो सी जैसे कि तुम लोग पता है अपने एग्जाम में 30 मार्क का एमसीक्यू आता है, 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। जो 30 मार्क का एमसीक्यू पेपर था ना, उसमें देखो पहला क्वेश्चन था केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। इन लोग एग्जाम में क्या केस स्टडी जैसा क्वेश्चन देते, मतलब पूरी कहानी बना के देंगे लंबी चौड़ी। देखो इतनी लंबी चौड़ी कहानी दी है, एंड फिर कहानी के बाद में अंत में इन लोग ने 3 एमसीक्यू पूछे। देखो एमसीक्यू 1 2 मार्क का, एमसीक्यू 2 2 मार्क का और एमसीक्यू 3 2 मार्क का, ऐसे 3 एमसीक्यू पूछे थे। टोटल 6 मार्क का था। और सी एग्जैक्टली क्वेश्चन में रीड करके समझा नहीं रहा हूं क्योंकि पेपर डिस्कशन वीडियो नहीं है, पेपर रिव्यू वीडियो है, पेपर की आइडिया बताने वाला वीडियो, तो डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन ना इतनी जानकारी दूंगा कि इस केस स्टडी में इन लोग ने टीडीएस का नॉलेज टेस्ट किया था, टीडीएस का। ओके, एंड थोड़ा बहुत बेसिक टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन वगैरह जो होता है ना, टैक्स कैलकुलेशन कैसे आता है, एकदम बेसिक टैक्स कैलकुलेशन का नॉलेज टेस्ट किया था और टीडीएस का, और उस पर 6 मार्क थे। और सी ऐसे पेपर में पता है, सॉरी ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पता है बच्चों को क्या एडवाइस करता हूँ, ये पूरा डिटेल केस में घुसने के पहले ना क्या करना चाहिए, डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ लो पहले। जैसे इधर फर्स्ट एमसीक्यू में देखो क्या लिखा था कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टीडीएस। तो टीडीएस पढ़ते आइडिया आ गया, ओ टीडीएस को लेके कुछ क्वेश्चन बनाए, तो उस माइंडसेट से बाद में रीड करो ना। फिर अगले में देखो पूछा है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना उस माइंडसेट से पढ़ो। तो पहले टारगेट क्वेश्चन देख लो क्या है, फिर वापस तुम लोग देखोगे ना, अगेन इन लोग ने कुछ है ना टीडीएस को लेके पूछा है। देखो डिडक्ट टैक्स एट सोर्स दिख रहा है, तो पहले वही पढ़ लेना चाहिए ना। सी आई एम ट्राइंग टू केटर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर May 26 एग्जाम। तो ये उसको केटर कर लो क्या पूछा है, अब वो माइंड में आ गया ना, अब मैं वो नियत से क्वेश्चन को पढ़ूंगा, अब मेरा क्या आंसर फटाफट भी आ सकता है। तो एनीवेज एग्जैक्टली हम लोग भी सम करने नहीं बैठे। इस क्वेश्चन में मेनली टीडीएस और टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन था, 6 मार्क का क्वेश्चन था, ये एमसीक्यू था। फिर इसके बाद है ना एक और केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू था। केस स्टडी मतलब ये लोग स्टोरी देते, पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद अपने को एमसीक्यू का आंसर देना है। बोलते तो वो लोग कि स्टोरी पढ़ो फिर एमसीक्यू का आंसर दो, लेकिन अपने उल्टा करेंगे, पहले एमसीक्यू को देख लेंगे फिर बाद में वो हिसाब से स्टोरी पढ़ के आंसर देंगे। और पता है व्हाट इज द बेस्ट थिंग विच आई फेल्ड इन Jan 26 एग्जाम, ये क्वेश्चन सेम अपनी बुक का है, सेम क्वेश्चन 8 मार्क का एमसीक्यू था। लिटरली एग्जाम खत्म होने का ना, एग्जाम पता है 2 से 5 होती है, 5 बजे कितने बच्चों का कॉल आ गया मेरे पास, सर सेम क्वेश्चन था अपनी बुक में से। तुमको बताओ अपनी बुक में कहाँ एग्जैक्टली, ये देखो ये मैंने देख के भी, ये देखो इधर गया, हाँ ये देखो ये अपनी बुक का क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या लिखा है, सेवा निकेतन, नाम भी सेम है सेवा निकेतन, है ना। और ये देखो एग्जाम का क्वेश्चन था, उधर भी क्या लिखा है, सेवा निकेतन। फर्स्ट पॉइंट देख लो, टोटल रिसीट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज 3.5 करोड़ 3.9 करोड़, 3.5 3.9, थोड़ा चेंज इधर है, देखो इधर 3.1 3.4। बट अपनी बुक में ये सब मैंने एक मास्टर प्रॉब्लम की तरह दिया हुआ है, उसमें देखो कितने सारे पॉइंट्स कवर किए। देखो यहां से लेके इस प्रॉब्लम मैंने क्या बहुत सारे पॉइंट्स कवर करके बड़ा सम बना दिया था। इधर देखो टोटल कुछ इस सम में ना 16 पॉइंट्स है। एक्चुअल ये तो मैं बच्चों को क्लास में, तुमको पता ही है, जो लोग मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं क्या कम सम में ज्यादा कवर करता हूं, इससे मेरी क्वेश्चन बुक भी छोटी दिखती है क्योंकि कम सम में ज्यादा कवर करता हूं। लेकिन एग्जाम में ये सम देखो कितने पॉइंट के साथ आया था, खाली बस 6 पॉइंट थे। ये देखो 6 पॉइंट दिए थे। मैं तो बच्चों को क्लास में पढ़ाया 16 पॉइंट पढ़ाए थे ताकि सब डिस्कस हो जाए, लेकिन मेरी सम के शुरुआत के
जो 6 पॉइंट थे वो थे इसमें, ओके। एंड फिर इसके बाद डायरेक्ट एमसीक्यू चालू हो गया, 2 मार्क का है, 2 मार्क का, ऐसे करके 2-2 मार्क के 4 एमसीक्यू थे, 8 मार्क। तो ये तो पूरा बोनस था, मतलब जो मुझसे पढ़े हुए हैं उन लोग के लिए तो एकदम पूरा जैकपॉट था, 8 मार्क पूरा जेब में। क्योंकि सी मेरी बुक में ऐसे कोई 1000 करोड़ सम नहीं है, लिमिटेड नंबर सम है। जो ऑनेस्टली ट्रस्ट करके मेरे कंटेंट को बार बार रिपीट करता है उसको तो आंसर भी रट गया होगा, ओके। और उसके लिए तो जैकपॉट है 8 मार्क पूरा। फिर इसके बाद अगला एमसीक्यू देखो क्या था, वो अपील्स और डीआरसी से रिलेटेड था। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी करके टॉपिक है, थोड़ा अपील और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के ऊपर एक स्टैंड अलोन एमसीक्यू था। ठीक, कुछ एमसीक्यू आते केस स्टडी बेस्ड, वो पिछले वाले क्या केस स्टडी बेस्ड थे, ये स्टैंड अलोन 2 मार्क का एमसीक्यू था। सिचुएशन थी, आंसर देना है। हम लोग सम डिस्कस नहीं करे, खाली बता रहा क्या था। फिर एक स्टैंड अलोन टैक्स लायबिलिटी, मतलब बेसिक टैक्स कैलकुलेशन होता है ना, उसको लेकर, और इसमें ना वर्चुअल डिजिटल एसेट का नॉलेज टेस्ट किया था। मतलब इसमें कुछ टफ जैसा नहीं था कि अभी तक जो भी क्वेश्चन है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। जिस बच्चे ने ऑनेस्टली प्रिपरेशन किया था डीटी के लिए, चाहे वो मुझसे पढ़ा हो, किसी भी टीचर से पढ़ा हो, जिसने ऑनेस्ट प्रिपरेशन किया है, ये सब मैनेजेबल था, ओके। हाँ, ये टैक्स लायबिलिटी साउंड्स अ जेनरिक क्वेश्चन, बट इसमें मेनली उन लोग किस पे टेस्ट किए थे, वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी का कोई नॉलेज टेस्ट किया था। और वो तुम लोगों को पता है, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा उनको मैंने 115 BBH करके सेक्शन वगैरह सब पढ़ाया था, उसमें सब आ गया था वर्चुअल डिजिटल एसेट का। फिर एक और स्टैंड अलोन था, ये तो कितनी बार रिपीटेडली हमने पढ़े थे, तो अमेंडमेंट ही था। क्रूज शिपिंग के ऊपर क्वेश्चन था 2 मार्क का। तो ये जो 2-2 मार्क के ना स्टैंड अलोन एमसीक्यू थे, ओके। तो ये 44 BBC, और ये क्या हर कोई स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाया होगा, ऐसे नहीं कि अपने बच्चे, हर बच्चे, जो भी बच्चा सीए फाइनल की शिद्दत से ईमानदारी से प्रिपेयर कर रहा है उसको ये आंसर आना चाहिए था, ओके। फिर इसके बाद एक 10 मार्क का वापस केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू था, इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग का नॉलेज टेस्ट हुआ था। सी हम लोग क्वेश्चन भले सॉल्व नहीं करे, लेकिन मैं सब क्वेश्चन को टाइटल देख के तुमको इंपॉर्टेंस तो बता रहा हूँ। क्योंकि सी सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे चैप्टर्स है, उसमें से क्या क्या पूछने में आता है, वो लोग अपने हीरो लोग हैं, तो हीरो को जानना जरूरी, अपनी एग्जाम की हीरो लोग कौन है, तो ये हीरो लोग है। ट्रांसफर प्राइसिंग का था, ब्लैक मनी, और थोड़ा क्लबिंग का पूछ लिया था, क्लबिंग ऑफ इनकम से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रोविजंस था। इसके ऊपर 10 मार्क का एमसीक्यू था। तो इस तरह से 30 मार्क का अपना एमसीक्यू का पेपर हो गया है, ओके। फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर, सी ओवरऑल क्या पेपर वॉज मैनेजेबल, आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। सी जस्ट द वे स्टूडेंट्स आर क्यूरियस फॉर द एग्जाम, आई एम मोर देन क्यूरियस, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो। इतनी मेहनत से बच्चों को पढ़ा है, पेपर कैसा आ रहा है, टफ आ रहा है, सिंपल आ रहा है, थोड़ा सिंपल आता है, अबव एवरेज जो मैंने पढ़ा है उसमें से आ रहा है, तो मुझे अच्छा ही लगता है। तो इधर तो सी मैंने पढ़ा है उसमें से तो आया ही, प्लस इन जनरल भी पेपर मैनेजेबल था बच्चों का, मतलब पेपर अच्छा ही जाना चाहिए। सी ऐसा पेपर आने के बाद भी बच्चे अगर घबराते हैं मेरा क्या हो रहा है क्या हो रहा है, मतलब उन लोगों का प्रिपरेशन सही नहीं है। एटलीस्ट जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनको तो मैं एक चीज कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, मेरा कंटेंट तुम लोग 3 से 4 बार घिस घिस के करो, उसमें अगर पेट भर जाए ना, बोर हो जाओ ना उससे, फिर बाद में एक्स्ट्रा चीज छूना। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि सी मैंने कई बच्चों को देखा है मुझसे पढ़े हुए फिर भी भटके हुए, पेपर मैनेजेबल है फिर भी टफ करके आते हैं। वो क्यों, क्योंकि वो लोग भटक जाते हैं दोस्तों के चक्कर में। मैं ऐसा नहीं बोलता दूसरे ऑथर की किताबें अच्छी है, सब ऑथर की किताबें अच्छी है, सबका पढ़ो, जो करना है करो, लेकिन स्टिक टू वन थिंग ना। अगर हर जगह मुंह मारते फिरोगे तो बाद में कंफ्यूजन ही होगा। अगर तुमने मुझसे ही कोचिंग ली है तो एक बार मेरे पे फेथ रख के मेरा कंटेंट 3-4 बार घिसो, फिर बाद में तुमको जो करना है करो, मना ही थोड़ी है। ज्यादा कोई पढ़ेगा तो क्यों सर खुश नहीं होगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट पहले सिक्योर अवर कंटेंट थरोली, क्योंकि खास करके ऐसे एग्जाम में तुमको और भी 1-2 क्वेश्चन दिखाऊं जो अपनी बुक में से आए हुए, तो अपनी बुक में से आए हुए क्वेश्चन अगर वो पेपर अगर तुमको टफ जा रहा है तो मतलब ये तो शर्मजनक बात है ना। मुझको तो क्या फर्क पड़े, फॉर मी एवरी बैच इज जस्ट अनदर बैच, बट फॉर यू इट्स योर लाइफ। सी डिस्क्रिप्टिव पेपर का पैटर्न कैसा होता है, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, उसके बाद 5 में से अपने को 4 करने, 5 में से 4, एक ऑप्शन में छूट सकता है, ओके। और सब क्वेश्चन 14-14 मार्क के, क्वेश्चन 1 तो 14 मार्क का ही है, उसके बाद 14 मार्क के और 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 आउट ऑफ 5, ओके। इस तरह से 70 मार्क्स का पेपर बन रहा है। अब क्वेश्चन 1 एज यूजुअल, मतलब इस बार की एग्जाम में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं आया था, हर एग्जाम में पीजीबीपी ओरिएंटेड फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वैसा क्वेश्चन था। ये तुम लोगों को हुलिया देख के दिख ही रहा है कि स्टार्टिंग में नेट प्रॉफिट दिया था, फिर बाद में एडजस्टमेंट्स दिए थे, इसमें अपने वो अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड करते वो करना है, वैसा एक सम था।
एंड थोड़ा इन लोग ने वो कंसेशनल टैक्स रिजीम का नॉलेज भी यूज किया था। इधर देखो लास्ट में कुछ पूछा था क्वेश्चन में, ये देखो, वुड इट बी बेनिफिशियल टू ऑप्ट फॉर बेनिफिशियल टैक्स रेट्स, वो कंसेशनल टैक्स रेट है ना 115B ए वो सब वगैरह, वो बेनिफिशियल है कि नहीं। मतलब बच्चों को दोनों तरीके से सॉल्व करना है, पहले नॉर्मल वे में करना है, फिर वो कंसेशनल टैक्स रिजीम के तरीके से भी करना है, कौन सा बेनिफिशियल है बताना है। तो ऐसा एक क्वेश्चन था, मतलब इट वॉज अ नॉर्मल, ठीक है एक आध कोई टेढ़े मेढ़े पॉइंट में बच्चा फंसा होगा, लेकिन मैं तो क्या बोल रहा हूँ वो तो हर एग्जाम में होने वाला है। इसे सी जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं उनको तो मैं खास मैसेज दे रहा हूँ कि तुमको पीजीबीबी का टॉपिक जब पढ़ाया गया है उसमें तुमको सम सॉल्व करने जो मेथड बनाया है ना, मेथड माइंड में रखो। और जो लोग मुझसे पढ़े उनको पता है मैंने पीजीबीबी के सम्स का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट भी दिया था कि अपने आंसर में क्या क्या पेश करना है। ये प्रॉपर फॉर्मेट, एक प्रॉपर लाइन ऑफ डायरेक्शन से तुम सॉल्व करोगे, मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन राइट हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक आध ट्रिकी पॉइंट तो हर पेपर में आने वाला है, लेकिन ठीक है ना, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स, 2 से लेके 6 में से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो एक कैपिटल गेन का नॉर्मल क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन ऑन कैपिटल गेन 4 मार्क। हाँ ठीक है, इधर कोई कोई लोग थोड़े ट्रैप हो गए होंगे, मतलब किसी को आया होगा तो 4 आया होगा, किसी का 0 भी हो सकता है, थोड़ा ट्रैप होने ऐसा क्वेश्चन था। फिर इसके बाद बायबैक पे क्वेश्चन था। ओके, बायबैक को डीम डिविडेंड बोलते, लेकिन जब तक डीम डिविडेंड नहीं माना जाता था वो 115 QA करके प्रोविजंस था, बायबैक के कुछ स्पेशल प्रोविजन, उसके ऊपर 4 मार्क का खास क्वेश्चन था। ओके, ये क्वेश्चन 2 ही चल रहा है, 2A 2B। फिर इसके बाद एनआर टैक्सेशन का सम आया था, ये तो हर पेपर में आता ही है। चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, ये सब कुछ फिक्स चीज है। एनआर टैक्सेशन एक पेपर में आता ही आता है। और इस वक्त जो आया था ना, इसमें कोई ऐसा स्पेशल नहीं था, उल्टे का इन लोगों ने बोला था कि चैप्टर 12A को इग्नोर करो, क्योंकि क्वेश्चन का माहौल ऐसा बना था ना, वो चैप्टर 12A का प्रोविजन अप्लाई करने का मन होगा, लेकिन वो अप्लाई नहीं करना था, एनआर टैक्सेशन के बेसिक नियमों को फॉलो करना है। थोड़ा इन लोगों ने कंफ्यूजन के लिए कन्वर्जन बेनिफिट का माहौल बनाया था। कन्वर्जन बेनिफिट होता है ना, वो डॉलर्स में कन्वर्ट करना, कैपिटल गेन, फिर रुपीज में, वो जो एनआर के जो बेसिक चीजें वो सब को लेके क्वेश्चन पूछा था। लेकिन कन्वर्जन बेनिफिट कब यूज करना चाहिए वो बच्चों को मैंने पढ़ाया था। अगर कोई केस 112A में फिट होता है तो कन्वर्जन बेनिफिट नहीं मिलता, वो सब चीजों के लाइंस पे क्वेश्चन बना था। एनीवेज पूरा सम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सम सॉल्व करने का वीडियो बाद में टाइम मिला तो बनाएंगे, लेकिन अभी तो एक एनआर टैक्सेशन का था। ठीक है, अगर इसका रिव्यू में बताऊं तो क्या है, कोई कोई लोग का आधा आधा तो राइट हो ही गया होगा, एंड किसी ने अच्छी तरह किया तो पूरा भी राइट हुआ होगा, लेकिन पूरा 0 आने ऐसा मार्क्स नहीं था। इसमें से क्या मतलब एक डिसेंट बच्चे ने भी कुछ किया ना, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करके, तो 3 मार्क तो कंफर्म आ जाना चाहिए। हाँ, प्रोवाइडेड यू प्रिपेयर्ड एनआर टैक्सेशन बिफोर एग्जाम्स। फिर इसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट का एक और क्वेश्चन था। ओके, ये क्या है, पिछले पास्ट पेपर में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया वैसा है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट का एक MCQ भी था 8 मार्क का, जो पता है अपनी बुक का सेम, और ये भी था, और ये भी कोई बहुत बड़ा वो डेंजरस क्वेश्चन नहीं था। इस तरह के क्वेश्चन जो लोग ट्रस्ट के सम्स किया होगा, लेकिन क्या होता है में एग्जाम में उस मोमेंट पे बुद्धि नहीं चलती। इसके लिए मेरी वही एडवाइस है, अपना जो लिमिटेड कंटेंट को रिपीटेडली घिसा होगा ना तो बुद्धि चलेगा। अपने क्या सब चीज को हर जगह हाथ पांव मार के रख दिए होंगे, थोड़ा मेरा कंटेंट भी देख लिया, स्टडी मटेरियल के पीछे पड़े, RTP MT वगैरह करना चाहिए, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, लेकिन हर जगह मुंह मार के बैठ गए, बोलते ना यहाँ के रहे वहाँ के रहे। एटलीस्ट एक जगह तो अपना अड्डा होना चाहिए कि सर का कंटेंट किया वो तो मेरा अड्डा है, बाकी जितना एक्स्ट्रा करना है करो बाद में। तो एटलीस्ट जो वो सब अपने दायरे वाली चीजें आ रही उधर रॉन्ग तो नहीं होना चाहिए ना। तो ये भी नॉर्मल सम था, कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था बच्चों की बैंड बजाने वाला, नॉर्मल मैनेजेबल सम था 8 मार्क्स का। फिर इसके बाद डबल टैक्सेशन का, ये भी फिक्स्ड क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर CA फाइनल के पेपर में डबल टैक्सेशन क्वेश्चन आता ही है। और इधर भी मैं ये नहीं बोलूंगा ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, बट जिस तरह के पॉइंट है, देखो म्युनिसिपल टैक्स, इट इज नॉट अलाउड डिडक्शन इन कंट्री बी, ऐसे पॉइंट्स अपने कितने सम में मैंने करवाए। तो मतलब पॉइंट वाइज तुम लोग देखोगे ऐसा कुछ नया नहीं था, इस टाइप का सम हम लोग ने किया हुआ है। इट वॉज अ नॉर्मल क्वेश्चन डबल टैक्सेशन। ओके, तो ये जो मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ ना, तुम लोग अगर मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, इतने बच्चों लोग का इधर सब में भी बैंड बज गया होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि TT की बात नहीं, हर सब्जेक्ट में अपना कंटेंट 3 से 4 बार घुमाया हुआ रहना चाहिए। सोचो आज ये डबल टैक्सिंग का चैप्टर किसी ने 3-4 बार करा है और मेरे सम 3-4 बार किए, क्यों मार्क्स नहीं मिलेगा?
सिली मिस्टेक का चल 6 में से तू 2 मार्क हटा, 4 तो मिलेगा ही, मिलना ही चाहिए। लेकिन फिर भी क्या होता है, अपने कोई चीज में पक्कापन करके नहीं गए ना, हर सब्जेक्ट में ठोक ठोक के हर बैच में बोलता 3 से 4 बार करो, तब कॉन्फिडेंस खुलता है। 1-2 बार पढ़ के चले गए, मैदान में उतर गए तो रिस्क लगेगा ही ना यार। फिर टीडीएस का क्वेश्चन था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस ही नहीं। देखो टीडीएस में एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड किसी ने खरीदा है, टीडीएस होता है। परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का है ना, 50 लाख और मोर की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें 194 आईए जैसा क्वेश्चन था। फिर ये 194 एन कैश विड्रॉल का टीडीएस। अब बताओ ये सम सेम तो अपनी बुक में नहीं था, बट इसी हुलिये का सम अपनी बुक में बताओ। ये देखो, ये देख लेना, क्वेश्चन में देखा सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट से विड्रॉ किया ना, ऐसा ही सम तुमको दिखा दो। ये देखो अपनी बुक में, ये देखो अपनी बुक में तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था। ये तो सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है ना, इतने सारे विड्रॉल किए थे, वैसा ही कुछ सम एग्जाम में आया था, बट इसमें खाली 2 ही विड्रॉल दिए थे, थोड़ा मिनी सम था। ओके, बट दिस ऑल्सो वॉज ऑन सेम लाइन्स एज इट वॉज देयर इन आवर बुक। ठीक है, मैं क्यों बार बार बोलना, बट कितने बच्चे ना बोलते सर आपकी क्वेश्चन बुक इतनी छोटी है, थोड़ी कम। अरे यार उतना तो करना है यार, मैंने बुक थॉटफुली बनाया ना यार, ऐसे रैंडमली 4-5 यहाँ से उठा के थोड़ी डाल दिया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रखा है किस नियत से, ताकि बच्चा प्रैक्टिकली कर सके उतना। एग्जाम के दिन फट जाती है, होता ही नहीं है खत्म। एग्जाम के दिन तो अपने पेपर ही प्रिपरेशन खत्म ही नहीं होता, पूरा सब्जेक्ट क्या 1/4 आधा सब्जेक्ट करके निकलते हम लोग, कितनी चीज छूट जाती है। तो डुएबल होना चाहिए ना। और मैंने अपनी क्वेश्चन बुक में लिमिटेड सम्स रखे, क्यों नंबर ऑफ क्वेश्चन कम क्यों है, क्योंकि कितने क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन में ज्यादा पॉइंट कवर हो जाए, ऐसा किया है कि मतलब थॉटफुली किया ना। हाँ चलो यहाँ वहां से उठा उठा के कम सम लिए होते ना तो क्वालिटी में उंगली उठाओ, लेकिन एक एक चूस कर करके लिया ना। और देख लो इधर सामने ही गवाह है, कितने पेपर तो अपने, कितने क्वेश्चन अपने बुक में से सेट हो गए, और जो अपने बुक में से ऐसे नहीं कि दूसरी जगह तुमको मिलेंगे। कितने क्वेश्चन तो इन लोग इंस्टीट्यूट वाले खुद भी तो क्रिएट करते हैं ना। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग का सम था, सेम सम अपनी बुक में, ये देखना है तुमको। ये देखो ये सम तुमको बता दो, ये भी मैंने, ये देखो अपनी बुक में ना ट्रांसफर प्राइसिंग का अल्ट्रा लिमिटेड करके सम था, लेकिन इन लोग ने एग्जाम में अल्ट्रा लिमिटेड के बदले नाम अलग रख दिया, कैनेडा लिमिटेड। ओके, फिर देखो तुमको आइडिया आ जाएगा। इधर देखो ग्रॉस प्रॉफिट 50% दिख रहा है, ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट 50% दिख रहा है। बाद में पॉइंट्स देखो, वाइल इंडिका डिराइव्ड टेक्नोलॉजी सपोर्ट, फर्स्ट पॉइंट ही देख लेना। और इधर देखो ये वाइल एलिमेंट डिराइव्ड टेक्नोलॉजी सपोर्ट। और क्या चाहिए, ऐसा सेम क्वेश्चन आ गया और क्या चाहिए तुमको। सी आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग दिस थिंग कि हर एग्जाम में मेरे में से आता है। सीए के एग्जाम में कोई भी होशियार कोई शाना नहीं बन सकता है। आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू बिहेव ओवर स्मार्ट, बट एटलीस्ट आई विल नॉट लेट यू डाउन। ओके, एग्जाम में क्या कोई फाड़ू पेपर आ गया तो यार अपने करने के बाद भी मतलब पेपर में 40 लाना भी चैलेंज हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज सीए एग्जाम। ये तो क्या है, अपने इस पेपर में सिंपल है इसलिए बोल रहा हूं, बाकी ये नहीं कि मेरे में से सब आता है, मेरे में से। आई एम नॉट ट्राइंग टू ग्लोरीफाई, आई होप यू डोंट मिसअंडरस्टैंड इट, बट कहने का मतलब है मेरा मैसेज वही है कि अपने कंटेंट को ट्रस्ट करके उसको 3-4 बार करो, फिर जो करना है करो ना। हर एग्जाम में कुछ भी टफ आ सकता है, भरोसा थोड़ी है, कभी किसी का टफ आता है, कभी किसी का सिंपल आता है। दिस टाइम इट वॉज मैनेजेबल एंड आई वॉज हैप्पी डैट अपनी बुक में से सेम सम आ गए। ये पूरा देखो ट्रांसफर प्राइसिंग का समय, देखो लास्ट में पूछा था ना कॉस्ट प्लस मेथड से आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना है, वो देखो अपनी बुक में भी लास्ट में क्या था, देखो कॉस्ट प्लस मेथड से आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना है, सेम क्वेश्चन। और ये कितने का था, 6 मार्क का था ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके, फिर इसके बाद असेसमेंट प्रोसीजर, ये भी हर एग्जाम में असेसमेंट प्रोसीजर आता ही है, साथ में थोड़ा डीआरसी का नॉलेज था और एक कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का पता है, मैंने रिसेंटली यूट्यूब में वीडियो डाला था कंपाउंडिंग ऑफेंस, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी अपडेट में एक नई चीज की तरह आया था, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया था। 8 मार्क था, लेकिन 3 चीज टेस्ट हुई थी, डीआरसी, असेसमेंट प्रोसीजर, कंपाउंडिंग ऑफेंस। फिर इसके बाद था, बट अगर कोई टफ सिंपल क्या रहे बोले मैनेजेबल था। असेसमेंट प्रोसीजर का एक कुछ केस लो जैसा था, किसी को याद है, ऐसा बताया था, एक रिटर्न रिवाइज भी करते तो इट विल टेक द ओरिजिनल रिटर्न डेट, वो नॉलेज यूज करना था। इधर रिटर्न रिवाइज के बदले डिफेक्टिव रिटर्न को सुधारा था, तो डिफेक्टिव रिटर्न भी इट टेक्स द डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, वो वाला नॉलेज था, वो अगर किसी को स्ट्राइक हुआ तो राइट कर पाया होगा। फिर अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन 5 भी, इट वॉज ऑन टैक्स ट्रीटीज एंड मॉडल टैक्स कन्वेंशन।
इट वॉज ऑन टैक्स ट्रीटीज एंड मॉडल टैक्स कन्वेंशन. ओके, दिस वॉज अ 6 और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. पहले थियरी. अब क्या बच्चे लोग टैक्स ट्रीटीज मॉडल टैक्स कन्वेंशन को बहुत बार क्या है छोड़ देते. छोड़ दिया तो रिस्क है, लेकिन अगर कर लिया तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा डेंजरस क्वेश्चन नहीं था. तो ये टैक्स ट्रीटीज और मॉडल टैक्स कन्वेंशन पे क्वेश्चन था 6 मार्क का. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरी था. इसमें देखो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है उसकी मीनिंग बताना है. वो तो कई बार तुमको क्लास में बताया हुआ है ना. फिर टैक्स ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन था. ये भी फ्रीक्वेंटली आता ही है. टैक्स ऑडिट एथिकल कंप्लायंस करके टॉपिक है. इसमें इन लोग ने 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा था. बेसिकली टू टेस्ट अबाउट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का टैक्स ऑडिट में कैसे रिपोर्टिंग होता है उसको लेके क्वेश्चन था. देन 4 मार्क का क्वेश्चन गार में था. गार भी हर एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन की तरह आता ही है. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. एज यूजुअल पेपर पैटर्न इन लोग ने मेंटेन किया था. गार पे क्वेश्चन डाल दिया 4 मार्क का. ओके, फिर इसके बाद एडवांस रूलिंग. ये भी ऑलमोस्ट हर एग्जाम में लास्ट में एडवांस रूलिंग का क्वेश्चन आता है. ये एडवांस रूलिंग वगैरह तो बोनस टॉपिक है. एडवांस रूलिंग मुश्किल से कुछ वक्त में खत्म हो जाता है. गार वो भी मुश्किल से कुछ समय में खत्म हो जाता है. कंफर्म टॉपिक्स आते हैं. तो एडवांस रूलिंग था 4 मार्क का. बस ये लास्ट था क्वेश्चन. और सी इन शॉर्ट डिफाइस से हर बार जो पेपर पैटर्न होता है ना मोरलेस उसी पैटर्न से पेपर सेट हुआ था. कुछ ऐसा बाउंसर ऐसा गूगली जैसा कुछ क्वेश्चन नहीं था. ऑल दी क्वेश्चन वर स्ट्रेट फॉरवर्ड. बच्चे ने अगर जेन्युइनली प्रिपेयर किया है तो राइट होगा. बाकी ठीक है, कभी कभी एग्जाम के वक्त अच्छा प्रिपरेशन नहीं होता तो पेपर बिगड़ता है. इट्स ओके. अगर पेपर अच्छा भी नहीं गया तो ऑल दी बेस्ट. वी शुड कीप ट्राइंग. अपने को हार नहीं माननी, अपने को करते रहना है. बट इस तरह का पेपर उसका फायदा उठाना चाहिए. ओके, तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. स्पेशली मे स्टूडेंट्स जो मे में अपियर कर रहे हैं, जोर शोर में पढ़ाई करना चालू कर दो. इट्स हाई टाइम. अभी तो सांस लेते टाइम भी सोचना चाहिए कि भाई सांस लू के पढ़ूं. ऑब्वियसली सांस ही लेना है, लेकिन ऐसा इंटेंसिटी आना चाहिए कि एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए. ओके, पूरी जान डाल दो मे में जिसके एग्जाम में. ये पेपर पैटर्न के हिसाब तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ. और ऐसा नहीं कि हर टाइम पेपर एकदम सिंपल ही होता है. अपना स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, जो कंटेंट सर ने करवाया है थरोली कर लो 3-4 बार. बाद में इंस्टीट्यूट का पास्ट पेपर हो गया, आरटीपी, वो सब एक्स्ट्रा में तो करना ही चाहिए एज अ सेफ मेथड. ओके.